नमस्कार दोस्तों। तो भारत में माओइज्म का जो पोस्टर बॉय माना जाता था, माओइस्ट का सबसे बड़ा कमांडर माना जाता था माडवी हिडमा, जो कि बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही खतरनाक माओवादी था, जिसने कई सारे आर्म्ड अटैक्स किए। लगभग 26 आर्म्ड अटैक्स बताए जाते हैं इसने किए। 50 लाख का इस पर इनाम था। उसको फाइनली आंध्र प्रदेश में मारा गया एक एनकाउंटर में। हिडमा और उसकी वाइफ को साथ में एनकाउंटर में दोनों तरीके से मतलब पुलिस ने पूरी अपनी ऑपरेशन चलाया और वहाँ पर उसको मार दिया गया है। अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, ऑल्दो आंध्र प्रदेश पुलिस ने इसको पूरा कंफर्मेशन के साथ कहा है कि जो व्यक्ति जिसको मारा गया ये माडवी हिडमा ही है और इसके साथ 6 और माओवादियों को मारा गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि क्या माडवी हिडमा सिर्फ 6 माओवादियों के साथ घूम रहा था, क्योंकि इसके साथ तो बहुत बड़ी सेना एक चलती थी, पूरा फोर्स जो चलती थी, अपनी एक बटालियन इसने बना रखी थी और इसने बहुत बड़े बड़े कांड इसने किए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो क्या सिर्फ 6 माओवादियों के साथ ये चल रहा था? देखिए, ये आप कह सकते हो कि माओइज्म का ये जो एरा है ये माओइज्म का एक अंत है। इस बात को मैं पूरे मुतमईन होकर के इस बात को कह सकता हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि मैं काफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़ जानता भी हूँ छत्तीसगढ़ की और माओइज्म की और उसकी शुरुआत, और मैं काफ़ी पढ़ता लिखता रहता हूँ उसके ऊपर। तो आंध्र प्रदेश में तो पूरा एकदम एक तरीके से आप मान के चलिए ख़त्म ही कर दिया है इसको। बहुत कम जगहों पर कुछ एरिया में बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ जो कि गढ़ माना जाता था, भूजमात के जंगल और पूरा बस्तर रीजन आप पूरे तरीके से ले लो, तो वहाँ पर भी अब एकदम इसको बहुत सीरियस क्रैकडाउन करके, और आपके हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने तो इस बात को कहा भी कि ये माओइज्म का अंत होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक माओइज्म का अंत तो हो जाएगा, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं। और छत्तीसगढ़ में वो अंत आप देख भी रहे हो, काफ़ी सारे सरेंडर्स, बड़े बड़े जो माओइस्ट के लीडर्स थे उनका मारा जाना, सेंट्रल कमिटीज़ के कई सारे लीडर्स का खुद आकर के सरेंडर कर देना, इस बात का गवाह है कि अब माओइस्ट की जो कमर है, इस पूरे मूवमेंट की जो कमर है, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया और ये लोग अब मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं आने लगे हैं। वो कमांडर्स जो आर्म्ड अटैक्स किया करते थे उनका सीधे तौर पर यहाँ पर एनकाउंटर किया जा रहा है। उनके तरफ कोई भी दया दृष्टि नहीं दिखाई जा रही है। उसमें माडवी हिडमा एक था जो पोस्टर बॉय माओइज्म का माना जाता था भारत में माओइज्म की जो शुरुआत है, नई रीजन्स को अगर आप छोड़ दो, जो शुरुआत है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर बाद में चल करके झारखंड, एक समय पर बिहार भी, यहाँ तक पूरा फैल गया था। कहा जाता है उस पूरे एरिया का जो पोस्टर बॉय बन करके उभरा वो माडवी हिडमा उभरा, और उसका मारा जाना सच में माओइज्म की पूरी कमर तोड़ने जैसा है। तो डिटेल में इस पूरे एनकाउंटर के बारे में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए आ चुका है। इस टेस्ट में आप अगर बढ़िया परफॉर्म करते हो आपको 40 करोड़ तक के इनाम भी मिल सकते हैं। देखिए, इनाम तो दूसरी बात है, सबसे बड़ा फायदा क्या है इस टेस्ट में कि जितने भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। मतलब लगभग सारे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप को टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन खुद जो हमारे एजुकेटर्स हैं उन्होंने क्यूरेट किए होते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई यहाँ पर चैट जीपीटी फीपीटी ये सब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, क्योंकि सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आती है और आप असल में बिल्कुल रियल एग्जाम टाइप से समझ पाते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कौन से एरिया से मेहनत करना है, कहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद फाइनली उसके बाद प्राइसेस तो हैं ही, 40 करोड़ तक के आप इनाम जीत सकते हो इसमें। उसके बाद आप अगर ऑल इंडिया रैंक 1 निकालते हो, आते हो, तो आपको कार मिल सकती है, आप आईफोन 17 जीत सकते हो, मैकबुक जीत सकते हो, कोई भी लैपटॉप जीत सकते हो। बहुत सारे इनाम तो आपके साथ हैं ही। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे टेस्ट होने वाला है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखिए क्या है कि ये माओइस्ट हिडमा जो है, जो मतलब माडवी हिडमा इसका नाम था, ये 26 आर्म्ड अटैक्स में इसका नाम आया था और इसने कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को, सीआरपीएफ की पूरी कंपनी के ऊपर इसने एम्बुश कर दिया था, अटैक किया था। उसके बाद कई सारे सिविलियंस के ऊपर इसने अटैक कर दिया। जनता अदालत में बताया जाता है खुलेआम इसने कई पूरे गांव के सामने कई लोगों को गोली मरवा दी थी। और उसका एक पूरा मतलब फ़ोटो भी जो है वो छापी गई थी, छत्तीसगढ़ के एक लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ पर छापी गई थी। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो तो बस्तर टॉकीज़ करके एक चैनल, बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, और उस पर पूरा मतलब माओइज्म के बारे में, माओवादियों के बारे में और कैसे कैसे पूरा ऑपरेशन सरकार का चल रहा है उस पर बताया जाता है। तो उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में देखा कि माओइस्ट हिडमा एकदम पोस्टर बॉय की तरह वहाँ पर माना जाता था। तो हिडमा का मारा जाना पूरा माओइज्म की कमर तोड़ दिया है। कैसे हुआ ये? तो आंध्र प्रदेश में एक जो वहाँ पर सीतामराजू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको मारा गया। एक वहाँ पर जंगल है जो कि मारे दुमिल्ली फॉरेस्ट कहा जाता है उसको। वो जंगल जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स का, मतलब पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तेलंगाना में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है।
और यहीं पर ये लोग अपना बहुत दिन से कैंप किए हुए थे। यहीं से ये जब पुलिस इधर से आ रही है तो ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करके चले जाएं, उधर से आ रही है तो इधर डिस्ट्रिक्ट में क्रॉस करके चले जाएं। इस तरीके से छिपे छिपे भाग रहे थे बसवा राजू। और सारे माओइज्म के सरेंडर्स के बाद जो है इन लोग को खाने के लिए भी नहीं था और बहुत मुश्किल से ये लोग अपना गुजारा कर रहे थे, भाग करके रह रहे थे, क्योंकि सीरियस क्रैकडाउन हर तरफ से पुलिस ने इनको मतलब प्रेशर बना करके एक एरिया में इनको सिमटा दिया था। और फाइनली फिर इसी जंगल में एनकाउंटर होता है, आंध्र प्रदेश पुलिस एनकाउंटर करती है और 6 माओवादी उसमें से मारे जाते हैं। बताया गया कि जो 6 माओवादी मारे गए उसमें से एक माडवी हिडमा हो सकता है। अगर आप माडवी हिडमा की फ़ोटोज़ देख रहे होगे तो आप समझ सकते होगे कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है या बहुत लंबे समय से नहीं, ये तो खैर बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं दोनों, अभी तो उम्र हो गई होगी, लेकिन जब इसने ज्वाइन किया था माओइज़्म को, इस पूरे मूवमेंट को ज्वाइन किया था, इसकी उम्र बहुत ही कम थी। और इसकी कहानी जब आप सुनते हो तो आपके मतलब रूह काँप जाएगी कि इतना कम उम्र का व्यक्ति जो है इतने बड़े कांड कैसे कर सकता है। तो इसने कहा गया आंध्र प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा कि 6 बजे सुबह 6 से 7 के बीच में ये एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में माडवी हिडमा को मार गिराया गया है और 6 उसके साथ और लोग थे उनको मार गिराया गया है। अगर इसकी कहानी आप समझो माओइज़्म की, इस मूवमेंट की, और माडवी हिडमा इसको ज्वाइन करता तो 1981 में ये इसका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश का रहने वाला ये सबसे पहले था। उसके बाद ये मूव करके छत्तीसगढ़ में इसका पूरा परिवार गया और उसके बाद बहुत कम उम्र में 14-15 साल में एक पूरी लहर उस समय आई हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ कि 90 के दशक की, 90 के दशक के बाद, 90 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब एक पूरी मतलब लहर वहाँ पर आई हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। पॉलिटिकली भी काफ़ी अनस्टेबल स्टेट रहा छत्तीसगढ़ उस ज़माने में। अब तो काफ़ी स्टेबल है, अब तो काफ़ी सही सरकार वहाँ पर, दोनों ही गवर्नमेंट की सरकारें वहाँ पर आती जाती रहती हैं। दोनों ही गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ख़ास तौर से इस केस में कि कैसे छत्तीसगढ़ को डेवलप किया जाए। तो उस मामले में आप देखिए छत्तीसगढ़ एक समय पर बहुत ही गरीब राज्य, बिहार से भी पीछे, बहुत स्थिति खराब थी। आज की डेट में छत्तीसगढ़ ने अपना ठीक ठाक काम कर लिया है, ठीक ठाक डेवलपमेंट वहाँ पहुँचा। कुछ इलाकों में अभी भी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन स्कूल्स बने, रोड्स बनी, बट डेवलपमेंट धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचाया गया। बिहार की स्थिति आप देखिए और छत्तीसगढ़ की आज की स्थिति आप देखिए, आपको छत्तीसगढ़ फार बेटर लगेगा। खैर वापस आते हैं तो यहाँ पर इसने 1981 में इसका जन्म हुआ और 14-15 साल की उम्र में ही इसने माओइस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया और छत्तीसगढ़ का ये पोस्टर बॉय बन करके उभरना शुरू हुआ। इसने कुछ छोटे मोटे अटैक्स किए और उसके बाद इन अटैक्स के बाद इसने अपनी एक बटालियन बनाई जिसको पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहते हैं। और इस पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया। कुछ गाँव के जो दबंग टाइप के लोग थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे, उनको जो है इसने अपना बंधक बना लिया, उनको पूरे गांव के सामने जो है बेइज्जत किया। इससे इसका मतलब पॉपुलैरिटी लगातार इससे बढ़ती गई और ये जा कर के फिर फाइनली जो सेंट्रल कमेटी है, जो कहा जाता है कि पूरा सीपीआई की मतलब सीपीआई माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी है, जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका मेंबर बनता है। और यहीं से देखिए क्या है कि ये जो सेंट्रल कमेटी में थे, आप जिसको भी देखेंगे जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर होगा उसकी उम्र या तो बहुत ज़्यादा होगी, पहली चीज़ तो यही होती है कि उम्र बहुत इनकी होती है। जैसे बसवा राजू के आप देख रहे थे, पूरी उम्र उसने काट ही ली थी। और जितने भी आप सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स देखेंगे वो जनरली ऐसे होते हैं कि बहुत उम्र से वो पूरे मतलब फुट सोल्जर्स होते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन हो के वो सेंट्रल कमेटी तक पहुंचते हैं। और एक और बहुत बड़ा इसमें कहा जाता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि ये माओइज्म पूरा मूवमेंट जो है वो आंध्रा से शुरू हुआ या महाराष्ट्र में गया, तो जितने भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स थे वो सारे आंध्रा से थे या वो सारे महाराष्ट्र से थे। यहाँ पर बहुत कम जो छत्तीसगढ़ में, ऑल्दो इनका पूरा सबसे स्ट्रांग होल्ड आज की डेट में छत्तीसगढ़ ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ से ज़्यादा लोग सेंट्रल कमेटी में थे नहीं। तो माडवी हिडमा जब इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, तब जाकर के माडवी हिडमा छत्तीसगढ़ का पहला आदमी बना जिसको सेंट्रल कमेटी में जगह मिली थी। और इसलिए भी ये सेंट्रल कमेटी में क्योंकि इसको जगह मिली थी, इसलिए भी ये छत्तीसगढ़ में बड़ा फेमस था, खासतौर से बस्तर रीजन। उसका तो ये पोस्टर बॉय था, क्योंकि एक हमारे गाँव से आने वाला लड़का जा करके छत्तीसगढ़ मतलब सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना है। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा मानते थे वो लोग। और बताया जा रहा है कि इस पूरे एनकाउंटर में उसकी वाइफ, जिसका नाम रजक्का था, जो उसके साथ हमेशा रहती थी, वो भी माओवादी थी, वो भी इस पूरे अटैक में मारी गई है। माडवी हिडमा ने बहुत बड़े बड़े कांड किए। सबसे बड़ा कांड उसने जो किया था, इसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर जगह पर वो छा गया था, हर न्यूज़, हर पेपर, हर जगह पर। वो 2010 का दंतेवाड़ा अटैक था। देखिए क्या है कि जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, जो बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर हमेशा से माओवादियों का एक कब्ज़ा सा रहा है। अब वो कब्ज़ा नहीं है, लेकिन एक ज़माने में इनका कब्ज़ा हुआ करता था।
2010 में दंतेवाड़ा में ही इसने बहुत बड़ा एम्बुश किया था सीआरपीएफ कंपनी के ऊपर, और 76 सीआरपीएफ के जो जवान थे इसमें, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे इस एम्बुश के बाद, जिसका मेन कल्प्रिट माडवी हिडमा था। और इसको पूरी तरीके से पुलिस जो है काफ़ी इसको तलाश किया, आर्मी ने तलाश किया, लेकिन ये मिला नहीं। उसके बाद 2013 में इसने बहुत बड़ा एक एम्बुश किया झीराम घाटी में। अचानक से पूरी माओवादियों की फौज आई और अटैक कर दिया गया। वहाँ पर एक नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, डेवलपमेंट और सरकार की बात कर रहे थे, उनको उसमें मारा गया। उनके साथ 27 और लोगों को मारा गया, इसमें कई सारे सिविलियंस भी शामिल थे। ये वो अटैक्स थे जिसने उसको पोस्टर बॉय बनाया, जिसने उसको उसका डर, उसका खौफ, उसका दहशत पूरे छत्तीसगढ़ के जो इन रीजन्स थे उसमें फैलाया। यहाँ तक की बात थी कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते थे, आपने एक बड़ी मूवी भी देखी होगी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, एक राजकुमार राव की मूवी है न्यूटन। ऑल्दो वो थोड़ी सी लाइटर साइड पर वो मूवी है, थोड़ा सा लाइटर साइड पर वो मूवी उन्होंने बनाया है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ उसमें दिखाई है कि भाई इलेक्शन जब हो रहा है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर वोट देने लोग जा ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि दहशत है, खौफ है, क्योंकि ये लोग वोट को बहिष्कार करते थे वोट का। कोई हॉस्पिटल्स नहीं बनने देंगे, कोई रोड्स नहीं बनने देंगे, कोई स्कूल्स नहीं बनेंगे, इनके अपने स्कूल होंगे उसमें ही बच्चे पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके का पूरा एक मतलब समानांतर सरकार, क्योंकि वही क्लेम भी ये करते हैं, तो एक समानांतर सरकार ये लोग चलाने की कोशिश करते थे। तो इतना खौफ था इन दोनों अटैक्स के बाद। और भी बहुत सारे छोटे मोटे, तो बहुत सारे अटैक, कितने थानों को इसने जलाने की कोशिश करी, पुलिस वालों पर अटैक किया, गाँव के लोगों पर अटैक किया। अपनी जनताना अदालत ये लोग बैठाते थे, और वहाँ पर जो भी मतलब ये लोग अपने डिसीजन देते थे, कोर्ट वोट को नहीं मानते थे, तो किसी को भी खुलेआम गोली मार दी, और इस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर चलता था। अब कांग्रेस लीडर और उनको मारने के बाद जो सबसे बड़ा इसने अटैक किया, जिसके बाद कहा जाता है कि दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ माओइज्म इन इंडिया, वो था 2021 का एम्बुश। 2021 का सुकमा एम्बुश जो था, उसमें 22 सिक्योरिटी पर्सनल की जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह का वो बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, होम मिनिस्टर अमित शाह का वो बयान आपको ध्यान में होगा, जब उन्होंने कहा कि अब ये इनका अंत है और अब इनको किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अब सीरियस क्रैकडाउन मतलब माओइज्म के ऊपर किया जाएगा। सरकार ने ये चीज़ ठान ली कि अब जो उनका मेन टारगेट है, देखिए नक्सलिज्म तो एंड ही हो गया था, माओइज्म का ही पूरा ये दौर चल रहा था, तो माओइज्म को अब एंड किया जाएगा। और उसके बाद आपको सीरियस एनकाउंटर्स देखने को इस पूरे छत्तीसगढ़ रीजन में मिले थे। अगर हम थोड़ा सा इसको समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्पीच आई थी, बड़ी फेमस वो स्पीच हुई थी, जो आपने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट मंथ क्या बोला कि 300 माओइस्ट जो है वो 24 घंटे में उन्होंने सरेंडर किया। क्यों? क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो गरीब थे, उनकी गरीबी के फ़ायदा उठा करके उनको इस मूवमेंट में जोड़ा गया, उनको हथियार पकड़ा दिया गया, उनका पूरा बचपन, उनकी पूरी जवानी इसमें बर्बाद हो गई। अब वो अपने बच्चों के बचपन और अपने बच्चों की जवानी नहीं बर्बाद करना चाहते, वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने सरेंडर करना शुरू किया है। 50 से 55 साल में माओइस्ट ने बहुत लोगों को मारा। उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनने दिए, उन्होंने यहाँ पर रोड्स नहीं बनने दी, डॉक्टर्स क्लिनिक्स नहीं बनने दिए, और इस वजह से जो है लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। तो अब ये कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी और छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं, जो पूरी तरीके से अब डेवलप होना चाहते हैं, अब वो सरकार पर भरोसा करते हैं और इसीलिए वोट देते हैं। और हाँ, ये बात तो सही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। लोगों ने भी अब वहाँ पर, आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करिएगा, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि लोग अब सच में वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं मेन स्ट्रीम के साथ। ऑल्दो बहुत पीछे हैं, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी लाइट नहीं है, जहाँ पर आज भी लोगों ने फ़ोन्स देखे नहीं, मोबाइल फ़ोन्स नहीं देखे उन्होंने अपनी लाइफ में, जहाँ पर उनको पता नहीं है कि सरकार किसकी है, कौन प्रधानमंत्री है। इतना पिछड़ापन वहाँ पर है। स्कूल बन गया है उनके गांव में, लेकिन उनको पता नहीं है कि स्कूल में क्या होता है, कब जाना है, बंद पड़ा है स्कूल। इस तरीके की स्थिति वहाँ पर है। तो आप देखिएगा, बहुत मतलब इस टॉपिक को आपको और भी रिसर्च करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर मतलब घंटों घंटों बात की जा सकती है, और किस तरीके से इसका अंत होना शुरू हुआ है उसके ऊपर भी, अगर आपको कुछ उसके ऊपर और डिटेल्स चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, आप चाहते हो कि एक पूरी सिनेमैटिक वीडियो टाइप की बनाई जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो माओइज्म के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी नॉलेज के हिसाब से, जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जितना मैं वहाँ पर गया हूँ, जितना मैंने वहाँ पर अबूजमात के जंगल और उस रीजन के ऊपर काम किया, मैं कोशिश करूँगा आप तक उसको पहुँचाने की। तो खैर, ये पूरा प्रधानमंत्री की स्पीच आती है और उसके बाद सीरियस क्रैकडाउन जो है वो शुरू होता है। बड़े बड़े माओइस्ट नेता जो है बसवा राजू टाइप के, उनको मारा जाता है, और उसके बाद बहुत सारे जो बड़े बड़े माओइस्ट लीडर्स हैं उनका सरेंडर होता है। अब देखिए, माओइज्म को अगर आप मैप में देखने की कोशिश करें तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश है नीचे,
आंध्र प्रदेश से कहा जाता है कि माओइस्ट मूवमेंट की शुरुआत जो सबसे पहली शुरुआत हुई वो यहाँ से शुरू हुई। यहाँ पर इन्होंने अपना गढ़ बनाया जो जंगल में आपको बता रहा था, तो तीनों स्टेट में फैलता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट में जंगल फैलता है बॉर्डर के पास। वहीं से इसकी शुरुआत हुई, वो गढ़ रहा, और फिर आंध्र प्रदेश से धीरे धीरे महाराष्ट्र पहुंचा, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ पहुंचा, फिर आगे मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था माओइज्म का, उसके बाद आगे फिर ये झारखंड, बिहार सब तक पहुंचा। आज की डेट में हर जगह पर शांति हो गई, मध्य प्रदेश में तो पूरी ही शांति हो गई, महाराष्ट्र में तो एकदम ही खत्म कर दिया इन्होंने माओइज्म को। आंध्र प्रदेश में है कुछ है, कुछ इलाकों में, मतलब टूटा फूटा, मतलब आप कह लो कि अब उतना रह नहीं गया, उतनी ताकत नहीं रह गई है, और यहाँ से खूब सरेंडर्स भी देखने को मिले हैं रिसेंट टाइम्स में। बाकी झारखंड साफ़ ही हो गया, बिहार तो पूरी तरीके से साफ़ हो गया। बिहार का तो, बिहार में अगर आप माओइज्म को देखोगे तो बिहार में जब माओइज्म की शुरुआत हुई तो इन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनों को कब्ज़ा किया, जा करके लाल झंडा गाड़ दिया, कई सारे खेत कब्ज़ा कर लिए। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो ज़मींदार वर्ग था उसने अपनी सेना बनाई और इनके खिलाफ एक पूरी लड़ाई लड़ी। आपने रणवीर सेना का नाम, कई सारी ऐसी जातिगत सेनाएं बनी, रणवीर सेना का नाम सुना होगा आपने, गैस लाइट सेना का नाम, सनलाइट सेना का नाम सुना होगा, और भी ऐसे बहुत सारी सेनाएँ बनी, और इन्होंने उसका विरोध किया। धीरे धीरे फिर लड़ाई हुई, बहुत सारे नरसंहार हुए, और उसके बाद पुलिस ने भी सीरियस क्रैकडाउन किया, सरकार ने भी क्रैकडाउन किया, फाइनली माओइज्म खत्म हुआ। कुछ वही मिला जुला करके कहानी झारखंड में भी रही, कुछ वही मिला जुला करके कहानी जो है महाराष्ट्र में रही, खत्म किया, मध्य प्रदेश में रही। छत्तीसगढ़ में क्यों पनप पाए, उसका एक बहुत सिंपल सा कारण ये था, छत्तीसगढ़ का एक तो ज्योग्राफी इनको सपोर्ट करती थी, जंगल, पूरी जंगली इलाके में अपना पूरा गढ़ बना करके रहते थे। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ज़्यादा थी, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत पिछड़ी हुई थी, ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसके डिमांड्स थे, उनके साथ गलत होता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, और उसके साथ सबसे बड़ी बात थी कि वो गरीब थे, तो इसलिए उनको बरगलाना आसान रहा, और उनको फिर हथियार पकड़ा करके मूवमेंट ज्वाइन कराया गया, और उसके बाद फिर जा करके ये इसीलिए छत्तीसगढ़ में पनप पाए और आज तक पनप रहे हैं। अब खैर उनकी कमर टूट चुकी है। तो अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन्स हैं, जैसे आप नीचे का ये पूरा बस्तर का रीजन देख रहे हो, ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो साउथ का रीजन है, मतलब ये जो पूरा आंध्रा से बॉर्डर लगता है, ये छत्तीसगढ़ का जो साउथ का रीजन है, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये जो रीजन्स हैं ये इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते थे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कंकर, कोंडागांव, ये सब वो रीजन्स थे जो कहा जाता है कि बस्तर डिवीजन के रीजन, और पूरी तरीके से इसमें इनका वर्चस्व था माओवादियों का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी कि इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अबूजमात के जंगल हैं, जहाँ पर अबूजमात मतलब एक पूरा अबूजमात फॉरेस्ट है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, जो कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स को पूरा कवर करता है। अबूजमात का जंगल बहुत बड़ा है, इसमें ये अपना पूरा जनताना अदालत और इसमें अपना पूरा गढ़ बना करके रहते थे, और अचानक से ये सुकमा उकमा में निकल करके सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर अटैक, पुलिस के ऊपर अटैक, थाना फूंक देना, ये सब काम ये लोग किया करते थे, और इससे ये काफ़ी स्ट्रांग होते गए। और यहीं से फिर 2021 के उस सुकमा अटैक के बाद सरकार ने उनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन किया। प्रधानमंत्री की अगर आप स्पीच देखो तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो हमारे एफर्ट्स हैं कि इनको मेन स्ट्रीम में लाने के, इसकी वजह से आज जो है बहुत सारे सरेंडर्स हो रहे हैं। सबसे बड़ा सरेंडर जो अभी रिसेंट डेज में देखा गया, वो सबसे बड़ा सरेंडर था भूपति, यानी वेणुगोपाल राव, जिसको भूपति कहा जाता था, सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। उसके सरेंडर के बाद उसने अपने आर्म्स भी डाले, और उसने अपने कॉमरेड्स को भी कहा कि तुम भी आर्म्स डाल दो, अब हमें वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, अब सरकार के साथ मिल करके हम काम करेंगे और मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत समय से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब फाइनली माओइज्म की जो कमर है वो कह सकते हो आप टूट चुकी है, और ऐसे कमांडर्स, मतलब माडवी हिडमा जैसे कमांडर्स का मारा जाना, मतलब माओइज्म का एक तरीके से ये अंत है आज की डेट में। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।